नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। और टॉप एजेंडे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मोर्चे पर जुटी हुई है बीजेपी। यूपी बीजेपी भाजपा के क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल। तो 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होगी। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठक होगी। बैठकों के बाद सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक होंगे नियुक्त। तो आगे आने वाले निकाय चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी मोर्चे पर जुटी हुई है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, निकाय चुनाव नजदीक है और उसको लेकर बीजेपी अब मोर्चे पर जुटी हुई है और तमाम तैयारियों और बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी मोड में आ चुकी है, चाहे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो या फिर निकाय चुनाव की तैयारी हो। निकाय चुनाव में 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत में झोंकने में लगी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा का हो, लोकसभा को, हर चुनाव को एक तरीके से लड़ती है और उसको पूरा एक्शन मोड में लड़ती है। निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आए हैं भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ नवनियुक्त ही संगठन महामंत्री। तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इनका कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट निकाय चुनाव होना है कि ये कितना कारगर साबित हुए। निश्चित तौर पर क्योंकि 2024 से लेकर के 2022 तक के जो चुनाव हुए कहीं ना कहीं संगठन महामंत्री थे सुनील बंसल की देखरेख में हुए थे और उनमें बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार फिर से वापस सत्ता में कर पाई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वो लकीर खींच के गए हैं सुनील बंसल, वो कहीं ना कहीं अब उसको उससे आगे बढ़ना है इन दोनों लोगों को। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठन महामंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। संगठन की बैठक कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता, जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता लगातार हासिल कर रही है, उनको कैसे, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी किस तरह से दी है, इन तमाम चीजों को लेकर के बैठकें हो रही। आज की जो बैठक होनी है वो जो भूपेंद्र चौधरी है पहली बैठक करेंगे वो कानपुर में करेंगे, जिस बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो पदाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, वो शामिल होंगे। साथ ही साथ दूसरी बैठक लखनऊ में करेंगे। लखनऊ में वो अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे जिसमें तमाम जो पदाधिकारी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ संगठन महामंत्री जो है वो गोरखपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे। निश्चित तौर पर अभी ये दोनों जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं ये लगातार दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठन में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। संगठन के बीच जाकर के, लोगों के बीच जाकर के उनसे कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत संबंध एक जो होता है उसको स्थापित करना चाहते हैं, जिससे जब चुनाव हो या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो बेहतर उसको सफल बनाया जा सके। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हो, सभी एक्शन मोड में है, क्योंकि 2024 का एक जो चुनाव है वो अब कुछ ही समय बचा हुआ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है उसको 2 साल पहले ही लड़ना शुरू कर देती है। तमाम जो पार्टियां होती हैं वो अभी सोच भी नहीं रही है कि आखिर करना क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में है और लगातार जिम्मेदारियों का दौर है, जो कार्यक्रमों का दौर है वो जारी है। अभी हाल ही में संगठन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि 5 बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें संगठन से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का रूल है एक पद एक व्यक्ति। तो ऐसे में 5 व्यक्ति हैं जो हैं इसमें, जिसमें AK शर्मा और दयाशंकर सिंह भी शामिल हैं। इन लोगों को अपने संगठन का जो दायित्व वो छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ नए 5 चेहरे भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा चाहे क्षेत्रीय संगठन की टीम हो या फिर जिला स्तर की टीम हो, इनमें भी बदलाव होगा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अब लोकसभा से पहले ये जो निकाय चुनाव है ये एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है और इसी परीक्षा की तैयारी में बीजेपी जुटा हुआ है। हमारे साथ हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद है और देखिए क्षेत्र संगठन को लेकर किस तरह से क्या कुछ तैयारी की जाए निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि एक परीक्षा के तौर पर बीजेपी इसे देख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इस परीक्षा में पास नहीं होना है, अव्वल आना है और इसीलिए लगातार संगठन कोशिश कर रहा है कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए और लगातार जो रणनीति है उस पर चर्चा की जाए। तो हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होती है तो चुनाव से पहले जबरदस्त रणनीति बनाती है और रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में उतरने का काम करती है। खास तौर से लोकसभा
चुनाव 2024 से पहले ये नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव अगर बीजेपी बड़े पैमाने पर जीतती है तो लोकसभा में कहीं भी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। ये कि आपने सही बात कहा कि परीक्षा के तौर पर है और परीक्षा में पास ही नहीं होना है बल्कि अव्वल आना है। अव्वल नहीं, बीजेपी ये चाहती है कि हमारे अलावा कोई भी जीत हासिल ना करे। खासतौर से सबको पीछे पछाड़ते हुए अब तक के चुनाव में बीजेपी ने काफी अपनी अपनी अच्छी प्रदर्शन करने के साथ साथ बढ़त बनाई और सरकार बनाई है, तो इसको लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे उनको भी एकजुट करने में लगी है। तो खासतौर से ये बैठक जो गोरखपुर में आज बैठक होगी, ये क्षेत्रीय बैठक है और धर्मपाल संगठन मंत्री हैं, इनके द्वारा जो आज बैठक ली जा रही है और लोगों को गुड़ दिखाए जाएंगे, खासतौर से देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और इधर आपके अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज। तो कोई भी जिले का नगर निकाय में चुनाव बीजेपी किसी तरह से हारने के लिए नहीं, जबकि एक नंबर अव्वल नंबर आने के लिए ये संगठन की बैठक की जा रही है और लोगों को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। और खास तौर से आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर इतना हम माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से कि यहाँ पहले नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी पार्षदों की संख्या अधिक थी। इस बार ये तिलिस्मी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक नंबर पर आकर के भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र सरकार को एक तोहफे के तौर पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव देने का काम करेगी। बिल्कुल हरेंद्र, और इसीलिए लगातार कोशिशों में संगठन जुटा हुआ है और सरकार भी जुटा हुआ है कि किस तरह से ऐसी रणनीति बनाई जाए जो आने वाले चुनाव में सफल साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी और हरेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात मेरठ की करेंगे, जहां देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। दीपक नाम के युवक की हत्या कर दी गई, एक युवक घायल हो गया है। गाँव की ही दो सगे भाइयों ने किया हमला, तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। हत्या का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, जांच में जुटी है पुलिस। पलवरपुरम थाना क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव की ये घटना है। तो दुल्हेड़ा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, भारी फोर्स तैनात की गई है। गांव दुल्हेड़ा में एसओ पलवरपुरम और थाने के पुलिस के मौजूदगी में मृतक के परिवार वालों और उनके समाज के लोगों ने आरोपी के मकान में लगाई है आग। मौके पर पुलिस अधिकारी, संबंधित थाने की फोर्स। तो दुल्हेड़ा गांव में अभी तनाव का माहौल है, इसीलिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के क्या कुछ ये पूरा मामला है? और देखिए अभी गांव में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं, ये कल रात की घटना बताई जा रही है जब एक चौहान युवक को, जिसका नाम दीपक चौहान है, उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनको चाकू लग गए। इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। उस युवक के चाचा के ऊपर भी चाकू से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि दलित समाज से आते हैं वो दोनों युवक जिन्होंने चाकू से हमला किया था। उसके बाद रात में तनाव बढ़ गया, पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उस बात को नहीं सुना और उसके बाद वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपियों के घर को जला दिया गया है। जी हाँ, दलित युवक हैं जिन्होंने हमला किया है, जिसके बारे में पता चल रहा है अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की कोई नहीं आई है। इस पर बाइट लेने की कोशिश की जा रही है। गांव में जबरदस्त तनाव है, थाने की फोर्स वहां पर पहुंच गई है, सीओ वहां पर पहुंच गए और पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन अभी तनाव वहां पर बाकी है। और वहीं पर दीपक चौहान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। दीपक चौहान के चाचा पर भी हमला किया था, वो बच गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। जी के इसके साथ ही गांव में जिस तरह से तनाव का माहौल है और आरोपी के घर में आग लगा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति अब क्या सामान्य हो चुकी है? जी, स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तनाव पूरा तनाव है।
नियंत्रण में स्थिति कर ली है, सामान्य नहीं हुई है। बड़े बड़े मंचों से सभी बड़े नेताओं ने इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए बार बार लोगों से अपील की है, लेकिन जब भीड़ आती है, जुनून होता है, तो वो कुछ नहीं देखता। और ये उसी की एक वानगी है कि जब आरोपियों के मकान को जो दलित समुदाय से आते हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया और बताया गया है कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। हाँ, और साथ ही साथ इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से ये हत्याकांड हुआ है, क्योंकि निजी अस्पताल में उन्हें रात को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दीपक चौहान की मौत हुई है। फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन तनाव पूरा है। कई थानों की पुलिस पहुंच गई है और अधिकारी भी बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, टीवी स्क्रीन पे वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से घर में आग लगाई गई। आरोपी का ये घर है जहां पर ग्रामीणों ने आग लगा दिया। देखिए, उनमें भारी रोष है, गुस्सा है कि ये गुस्सा ही देखने को मिल रहा है जहां आरोपियों के घर में आग लगाई गई है। देखिए, आरोपियों के घर का पता चल चुका है, तमाम तरह का बातें की जा रही है, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से ये हत्या की गई? आपसी रंजिश चल रही थी उनकी पहले से क्या? जी हाँ, इसी बारे में पुलिस बड़े सोच समझ के कदम उठा रही है। अभी तक उसने कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया, इसलिए हम भी कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। बहुत सारी अफवाहें तो गांव में है, लेकिन उन अफवाहों के आधार पर नहीं बताया जा सकता कि किस वजह से ये हत्याकांड हुआ है, किस वजह से चाकू मारा है। लेकिन एक बात तय है कि संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर ही हमको काम करना चाहिए। जिस तरीके से गाँव वालों ने इन दलितों के मकान को आग के हवाले किया है, वो बताता है कि भीड़ तंत्र को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी। और जब संबंधित थाना इसमें संलिप्त पाया जाता है, ये गांव वालों दलित समुदाय का आरोप है कि वहां पर खड़े होकर उनकी आंखों के सामने ये दलितों के घर को आग के हवाले किया है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दलितों के लिए न्याय अभी भी मुश्किल है। गांव की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल है। भीड़ तंत्र को रोकने के लिए प्रभावी कानून बहुत जरूरी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में ले ली है पल्लवपुरम थाना पुलिस ने और स्थानीय पुलिस ने। ये बस थोड़ी सी राहत की बात है और बाकी के लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है, जिससे आगे कोई ऐसी घटना ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और आधिकारिक कारण आने के बाद ही अब स्थिति पर कुछ कहा जा सकता है। वैसे स्थिति पर सभी अधिकारी नजर रखते हुए बहुत ही जल्द वहां पर एसएसपी और एसपी रूरल भी पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है के बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के 100 से अधिक विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी, इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी होने वाले शिक्षक और स्नातक की 5 एमएलसी सीटों पर भी बीजेपी की जीत होगी। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भारत को एक देश नहीं मानती है बल्कि राज्यों का समूह मानती है। हमारी कल्पना, उनकी कल्पना भारत को देश नहीं मानती, वो राज्यों का समूह मानती है। हमने कहा हम सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं, एक जन हैं, एक देश हैं। हम लोग तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर तक कश्मीर तक और इधर कच्छ से लेकर मणिपुर नागालैंड तक एक देश मानते हैं। और हमारे देश, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के आधार पर बनने वाला देश है और उसी आधार पर चलने वाली व्यवस्था है। सर, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की कमी कहीं न कहीं नजर आ रही है, जिसका पतारा ब्लॉक का जो चुनाव है वो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। संगठन और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान में अलग अलग विचार देखने के लिए मिले, क्या कहना चाहिए? उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हमने मुख्यमंत्री से मुझे जानकारी नहीं है। आप लोगों ने विषय रखा है, मैं संगठन के लोगों से बात करके आपको बताऊंगा। लेकिन कोई मतभेद नहीं है, पार्टी के एजेंडे पे सरकार चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम ही है सरकार। मेरे लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए दिया है, वो आज सौभाग्य से हमारा देश में नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी जैसा सन्यासी जिन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है, हमारी सरकार का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी विचारधारा के लिए संघर्ष करने वाले लोग, 5वीं 6ठी पीढ़ी के लोग, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषयों को पूरा कर रही है। हमारी
वहीं सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी से जौनपुर गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम रहने वाला है। तो गुरुवार को काशी विश्वनाथ में सीएम योगी ने की है पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की और आज काशी में मोदी @20 पुस्तक का करेंगे विमोचन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार पूर्वांचल दौरा जारी है और अभी वो वाराणसी में मौजूद है, जिसके बाद वो गाजीपुर और जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। तो सीएम योगी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता देते हैं। सुबह 9:40 पे पुलिस लाइन वाराणसी से होंगे रवाना। 10 बजे पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:10 पर चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 10:35 से 10:45 तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। 11 से 12 बजे तक कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वहीं दोपहर 12:25 पे पूर्व विश्वविद्यालय जौनपुर से होंगे रवाना। तो वहीं दोपहर करीब 12:50 पे गाजीपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। 1 बजे स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 3 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी और शाम 4 से 5 बजे मोदी @20 पुस्तक का विमोचन करेंगे, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सीवर ट्रीट प्लांट पर आएंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। लगभग ये 400 करोड़ के लागत से ये सीवर ट्रीट प्लांट तैयार की गई है। आपको मौके पर हम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। 10:25 पर इसी सीवर ट्रीट प्लांट पर यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 10:10 पर पूर्वांचल के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करेंगे और यहां पर जो सीवर ट्रीट प्लांट है जो पचहटिया में इस समय तैयार है, इसलिए मैं मौजूद हैं यहाँ पर, इसी सीवर ट्रीट प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:25 पर जौनपुर में 554 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करेंगे। तो जहां एक तरफ पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसी दौरान वो जौनपुर पहुंचेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:25 पर जौनपुर में 554 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। देखिए, हम इस समय मौजूद हैं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मेडिकल कॉलेज का 10:25 पर औचक निरीक्षण करेंगे। यह लगभग 554 करोड़ के लागत से यह निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है। आपको दिखा दें कि इस साल पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। सारे लोग पूरी तरह तैयारी मुस्तैद हैं, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद इसी मेडिकल कॉलेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 10:25 पर इसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ के अधिकारियों को फीडबैक देंगे कि जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए, जिससे आम जनता के लिए यह सुचारू रूप से तैयार हो सके। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के 204 करोड़ रुपए की 47 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसी दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को चेक वितरण किया, साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास की चाबी भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने रोडवेज परिसर की नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया और उसके बाद रोडवेज की बिल्डिंग को रोडवेज को हैंडओवर कर दिया गया। वहीं मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, काफी लोगों को रोजगार से जोड़ा भी गया है। साथ ही कहा कि हम लोग देश के आगे बढ़ाएंगे। वहीं ये भी कहा कि जनपद के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो मिलें बंद हैं उसे चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। मऊ और बलिया में 11 मेडिकल कॉलेज भी बनवाया जाएगा। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
नित नई विकास की परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश जब अपने आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा कर रहा है, अमृत महोत्सव के साथ ही 75 वर्ष की इस यात्रा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जो ब्रिटेन कभी भारत पे राज किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे छूट चुकी है। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत स्थापित हो रहा है। आज वैश्विक मंच पर आप देख सकते हैं, कोई जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत ने एक नई दिशा दी हो। और दुनिया के अंदर कोई भी रणनीति और कोई भी नीति ऐसी नहीं जो भारत के बगैर अब संपन्न हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो चुका है। 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हुआ। एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी का हुआ है ऐलान। प्रिंस चार्ल्स बने हैं ब्रिटेन के नए महाराजा। महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। सदियों से चली आ रही प्रोटोकॉल के चलते ये गद्दी मिली है उन्हें। तो 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया। तो 70 सालों तक काबिज रही महारानी एलिजाबेथ और इसका रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। इतने लंबे वक्त तक गद्दी पर मौजूद रही। तो 1945 में WW1 में ब्रिटिश सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुई। 6 फरवरी 1952 में पिता के निधन के बाद महारानी बनाई गई। महज 25 साल की थी उस दौरान। 2 जून 1953 वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में ताजपोशी हुई। 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर तो अब तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला बनी है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की है। इसके बाद जांच के लिए एसटीएफ टीम का गठन भी किया गया। सूत्रों के अनुसार बीएसएमएस की कॉपियों में फेरबदल करने वाले मुख्य आरोपी छात्र नेता को पकड़ लिया गया है। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि औरों की सरकार में जिस तरीके से शिक्षा की हालत बद से बदतर कर दी गई है, नकल माफियाओं को बढ़ावा दिया गया है, वह इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगा। कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हो रहा है छात्रों के लिए और ये मुझे बताया गया कि मनोज रावत जी के समय शुरुआत हुई और शुक्ला जी के समय इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। यानी एक लंबा अरसा छात्रों ने इसका इंतज़ार किया होगा। और यहाँ पर वाणिज्य विभाग जो आगरा कॉलेज में पहले नहीं था, हम जब पढ़ते थे तब नहीं था, अब शुरुआत हो गई है, उसके लिए भी उपलब्धि है और आगरा कॉलेज शिक्षा जगत के लिए उपलब्धि है। और अब खबर नोएडा से, जहां करंट लगने से हुई है लाइनमैन की मौत। बिजली ठीक करते वक्त हुआ हादसा। परिजनों का आरोप, अधिकारियों की लापरवाही से ये मौत हुई है। परिजनों ने बिजली अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। सेक्टर 10 थाना फेज 1 इलाके की ये पूरी घटना है। तो लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। तो परिजनों का आरोप है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है। तो सेक्टर 10 थाना फेज 1 इलाके का ये पूरा मामला है। सोनभद्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से वार कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। दूध बेचकर वापस घर जाते समय हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हत्या की वजह ओबरा थाना क्षेत्र के दुबरा घाटी की ये पूरी घटना है। और अब
खबर सुल्तानपुर से, जहां शहर में पुलिस के संरक्षण में स्मैक का कारोबार फल फूल रहा है। ये राज से पर्दा तब उठा जब मोहल्ले वालों ने स्मैक खरीदने आए एक युवक को दबोच लिया है। पकड़े गए युवकों ने तस्कर करने वाले सगे भाइयों का नाम कबूल किया है। इस मामले में मोहल्ले वालों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत की। सूत्रों की माने तो शाहगंज चौकी के सिपाहियों की इस तस्करों से सेटिंग गेटिंग है। सिपाही आवास विकास में रात के अंधेरे में पहुंचते हैं, अपना शेयर लेकर चले जाते हैं। सूत्रों के अनुसार स्मैक का प्रयोग करने वालों को भी सिपाही अक्सर पकड़ कर ले जाते हैं और बाद में वसूली कर रफा दफा कर देते हैं। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।